बच्चों, अभी लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रेंट मोशन की मैंने आप लोगों से बातचीत करी थी। बहुत जल्द आपको मैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने न्यूटन के लॉज पढ़ लिए। अब न्यूटन के लॉज पढ़ने के बाद एक बात सोचने की है। भाई, मैंने आप लोगों को बताया द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दीज आर थिंग्स डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जर्वर। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है। आपकी वेलोसिटी भी ऑब्जर्वर पर डिपेंडेंट होती है। आप कौन ऑब्जर्व कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या न्यूटन के जितने लॉज हैं, 3 लॉज हैं, क्या हर एक लॉ हर एक ऑब्जर्वर के लिए वैलिड है? क्या हर एक ऑब्जर्वर सेम ऑब्जर्वेशन रखेगा? ये भी तो सोचना जरूरी है बच्चों, कि क्या किसी के लिए बातचीत, किसी के लिए न्यूटन के लॉज वैलिड है और किसी विशेष मतलब स्पेशल कंडीशन में किसी ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है। कैसे वैलिड है, कैसे नहीं है? मैं लॉ ऑफ इनर्शिया से शुरुआत करता हूं और देखते हैं एक चीज को। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे बेटा एक बॉक्स रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ऑब्जर्वर का मैंने नाम दे दिया, भाई ये है अपने पी ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे है। दूसरा ऑब्जर्वर मैंने कह दिया क्यू ऑब्जर्वर जो एक ट्रॉली पे है, एंड दिस ट्रॉली इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड ही इज ऑब्जर्विंग द मोशन। And another observer which is also in the same parallel path and on a trolley। एक इस पे है बेटा, ये ठेला इस पे है और इस पे भाई साहब ये भी मोशन देख रहा है। ऐसे करके बॉक्स है इसके सामने, ऐसे देख रहा है और ये चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। ए एक्सेलरेशन से भाई चल रहा है ये, ठीक है? ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब 3 ऑब्जर्वर हैं। अब मैं अगर इस बॉक्स का एफबीडी बनाऊं तो ये तो जो धरती माता है हमारी एमजी फोर्स लगाएंगी और ये जब धरती माता में घुसने की कोशिश करेगा नॉर्मल रिएक्शन पा जाएगा, कहानी खत्म हो जाती है। अगर मैं कहूं पी के रेस्पेक्ट में बात करूं, अच्छा ये बॉक्स पी के रेस्पेक्ट में कैसा है? रेस्ट पे है। पी की बातें सुनते हैं भाई। पी हमारा कह रहा है कि बॉक्स रेस्ट पे है। अब अगर बॉक्स रेस्ट पे है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स नो एक्सटर्नल नेट फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जिसमें रहेगी। तो देखता है भाई ये रेस्ट में रह रही है, ये बॉडी रेस्ट में रह रही है। इसके लिए इसका मतलब इस पे लग रहे सारे फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। डेफिनेटली एन इज बैलेंसिंग द एम जी, इसलिए रेस्ट पे। पी तो भाई बहुत खुश, क्योंकि इसके लिए न्यूटन के लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड पी के लिए। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। अब अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू क्या देखेगा? क्यू मानेगा अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं तो ब्रह्म हूं। देखिए, अध्यात्म में मत ले जाइएगा, बस समझने की चेष्टा करिएगा। तो बच्चों ये कहेगा कि ये बॉक्स वी, मैं तो रुका हुआ हूं, बट दिस बॉक्स इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी। तो क्यू के लिए ये बॉक्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है। बॉक्स इज मूविंग with constant velocity। Again, the net force on this body must be 0। yes, n is equal to mg, बैलेंस्ड है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ साहब ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तब तक उसी डायरेक्शन और उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से चलता रहेगा जब तक कि उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता। नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पर अगेन 0 है। बिल्कुल बात सही है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई एमजी से। क्यू जो देख रहा है, ये देख रहा है बॉक्स वी वेलोसिटी से लगातार चलता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया।
वैलिड हो गया साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक बहुत बढ़िया। पर क्या आर ऑब्जर्वर जो है उसके लिए कहानी सही है? आर क्या कहेगा? आई एम एट द रेस्ट, आई एम नॉट मूविंग, बट दिस ब्लॉक इज मूविंग इन अ दिस डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए। आर के लिए बॉक्स इज accelerated, the box is accelerated towards left hand side or left side इसमें एंड हैज एक्सेलेरेशन ए, ए एक्सेलेरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बेटा इसे, ए एक्सेलेरेशन से जाता हुआ। तो यार एक के लिए इन, अब देखो अगेन क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg नीचे। भाई अगर इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे है, और ये a एक्सेलरेशन में देख रहा है, नेट फोर्स अगेन जीरो है, बट दिस हैज द एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज changing with the time, the Newton first law is not valid here। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी या रेस्ट पे रहेगी। पर ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल ही नहीं रहा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा, इस पे तो एक्सेलरेशन ए है, नेट फोर्स जीरो है, फिर भी एक्सेलरेशन ए है आर ऑब्जर्वर के लिए। भाई तो बेटा कैसे हो गया ये, कैसे पॉसिबल है? तो आपको मैं बताऊं, पहले दो जो थे, पहले दो अगर रेफरेंस फ्रेम की बात करूं, तो पहले दो आपके रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो रेफरेंस फ्रेम जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है, यानी कि न्यूटन के सारे लॉ हर एक रेफरेंस फ्रेम में वैलिड नहीं है। सेकंड आपका जो है एनी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो कोई भी एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है आपका कहलाता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आपकी न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं रहते। अब हमें अगर कई बार क्या होता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है, तो अगर मुझे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन के लॉज अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए बच्चों मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो वो देखते हैं, पहले इतना नोट करिए आप लोग। तो बच्चों, टू अप्लाई न्यूटन्स laws of motion in non-inertial reference frame, we have to modify our equations। हमारी जितनी भी इक्वेशंस है उन सबको मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमें न्यूटन के लॉज लगाने हैं। तो आप ऑब्जर्व करें कि अगर मैं आर ऑब्जर्वर की फिर से बात करूं, तो जो देख रहा था कि ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ऑब्जर्वर जो है ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा था, पर उसने ये माना कि वो जो है वो रेस्ट पर है, पर ब्लॉक मूव कर रहा है। तो उसने ये कहा, अब अगर हम देखें नेट फोर्स इधर mg0, तो इसमें आपका नेट फोर्स भाई कौन किस वजह से वैलिड नहीं हो पा रहा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है पर एक्सेलरेशन है। किस वजह से न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं हो पा रहा? कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है। अगर मैं एक इक्वेशन में फोर्स लगा दूं जो कि वास्तव में कोई फोर्स नहीं है, बस मैथमेटिकल कंप्लीटनेस पूरी करने के लिए, कंप्लीटनेस रखने के लिए, तो ये न्यूटन का लॉ यहां वैलिड हो जाएगा। और मैं यहां पर एक फोर्स लगा देता हूं, अगर m ऑब्जेक्ट का मास है, F इज इक्वल टू एम ए, तो बेटा ये आपका फोर्स क्या रियल फोर्स है? नहीं, दिस इज नॉट योर रियल फोर्स। कोई एक्स्ट्रा से ऐसा नहीं है प्रकट हो गया फोर्स, कोई नहीं, कोई फोर्स प्रकट नहीं हुआ है यहां पर। मैथमेटिकली मैंने कहा ना, टू अप्लाई नॉन इनर्शियल वी हैव टू मॉडिफाई आवर इक्वेशंस। तो मॉडिफाई इक्वेशन में क्या करा, मैंने कहा कि जब भी भाई साहब नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में मैं मोशन देखूंगा, मैं एक फिक्सिशियस एक न्यूटन के लॉ अप्लाई कर पाऊं, इसलिए एक फिक्सिशियस फोर्स लगा दूंगा, डुप्लीकेट, छदम,
ठीक है ना, ओरिजिनल फोर्स नहीं है, कोई कहीं से प्रकट नहीं हुआ है, एक फोर्स लगा दूंगा और इस फोर्स को हम कहते हैं बच्चों सीडो फोर्स। सीडो फोर्स इनर्शियल फोर्स भी कहलाता है, इनर्शियल फोर्स, सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। तो जब भी हमें नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हमें न्यूटन के लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा फोर्स वास्तव में कोई फोर्स नहीं होता, दिस इज अ फिक्शिशियस फोर्स। और ये फिक्शिशियस फोर्स इसलिए लगाते हैं ताकि हम न्यूटन के लॉ अप्लाई कर पाए प्रॉपरली, मैथमेटिकली कंप्लीट रहे वो। ठीक, ये इसकी डायरेक्शन कहां होती है? अगर मान लीजिए नॉन इनर्शियल फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और मैं यहां पर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहा हूं, तो इस पे सीडो फोर्स मैं यहां लगाऊंगा opposite to the direction of acceleration, and the value of the pseudo force is mass of the body and the acceleration of the negative and acceleration of the in a non inertial reference frame. तो ये बेटा आपका कहलाता है सीडो फोर्स। तो इतनी बात को पहले लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या है सीडो फोर्स। सीडो फोर्स थोड़ा सा हमें लिख लेना है। तो पहला पॉइंट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लिखते जाइएगा बच्चों साथ साथ ही, रेफरेंस फ्रेम पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इफ वी वांट, if we want to observe the motion of a body in non-inertial reference frame by using Newton's laws of motion, we have to apply a fictitious force or imaginary force which acts on the body opposite to the direction of acceleration of origin of the non-inertial reference frame. The value of pseudo force or imaginary force F vector is equal to minus of ma. This is also called inertial force. This is not the real one. बेटा इसे नोट करिए जरा। देखिए बच्चों, अच्छा यहाँ पे ऑफ और लगा लेना बेटा, ऑफ बॉडी। अब देखो, अगर आपका ये एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके अंदर हम किसी इसमें, और इसका ओरिजन है, ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर मैं इस बॉडी ए का इस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं बाय यूजिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी ए पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। F इज इक्वल टू, दिस फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, कोई वास्तव में फोर्स नहीं आता किसी इफेक्ट की वजह से, और ये हो जाएगा आपका सीडो फोर्स। दिस इज द अवर सीडो फोर्स। तो विद द हेल्प ऑफ सीडो फोर्स, देखिए
आपको अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सीडो मतलब ऑब्जर्व करना है तो सीडो फोर्स लगाना है। अब क्यों लगा रहे हैं, देखो कई बार क्या होता है प्रॉब्लम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, सिंपल यूजिंग दी कंसेप्ट ऑफ सीडो फोर्स। तो ये सीडो फोर्स वास्तव में बच्चों याद रखना कोई रियल फोर्स नहीं है, वास्तव में ध्यान रखना ये कोई रियल फोर्स नहीं है, इतना पॉइंट नोट कर लो। और ये डेफिनेशन हो गई आपकी सीडो फोर्स की। फिर जो मेरे बच्चे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेई और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं डेरिवेशन बताता हूं कि कैसे ये मैथमेटिकली आता है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस पार्ट को चाहे तो स्किप कर दें, चाहे तो केवल जिन्होंने ड्रॉपर में है, बट जो 11th में है वो जरूर देखें क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो ड्रॉपर में है, जो ड्रॉप लिया है जिन्होंने एक साल, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो जो 11th में तथा आईआईटी जेई मेंस एडवांस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जरूर देखें। तो पहले बच्चों इतना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें। आइए बच्चों देखते हैं सीडो फोर्स भाई कैसे मैथमेटिकली मैं कह रहा हूं लगाया जाता है, कैसे लगाया जा रहा है। मैथमेटिक्स देखते हैं सीडो फोर्स की थोड़ी सी। अब देखो आपके पास मैं आपको पहले नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यहाँ पे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो a reference frame which is accelerated or reference rotating और रोटेटिंग मतलब गोल गोल घूम रहा हो, जिसका ओरिजिन रोटेटिंग, ओरिजिन गोल गोल घूम रहा हो, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब देखो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो भाई रेफरेंस फ्रेम के बारे में बातचीत कर चुका हूं। जिन लोगों को डाउट है वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, काइनेमेटिक्स की प्लेलिस्ट में है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है यानी कि दो रेफरेंस फ्रेम है। एक एस प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक एस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एस प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो आपका एस प्राइम इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, विद एन एक्सेलरेशन, ये पूरा आ रहा है, ओके, एक्सेलरेशन वेक्टर ए विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दी एस रेफरेंस फ्रेम, with respect to the origin of S reference frame। ये एक्सेलरेटेड है, इसका ओरिजिन जो है ना नॉन इनर्शियल, इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, पूरा नहीं लिखा है, एक्सेलरेशन है, इट्स ओरिजिन इज मूविंग, यहां पे थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इट्स ओरिजिन, ये ज्यादा अच्छा है, इट्स ओरिजिन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ एस, ध्यान रखना एस रेफरेंस फ्रेम। एस रेफरेंस फ्रेम कौन सा है बच्चों, आपका एस रेफरेंस फ्रेम इज इज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। आपका एस प्राइम नॉन इनर्शियल है, इसका ओरिजिन ए एक्सेलरेशन रख रहा है, ठीक है। अब आर वेक्टर क्या है ये समझो, थोड़ा चीजों को जानो फिर इसकी मैथमेटिक्स लिखते जाना बच्चों साथ साथ। आर वेक्टर क्या बेटा, पोजीशन ऑफ, किसी टाइम टी की बात कर रहा हूं, पोजीशन ऑफ ओरिजिन ऑफ एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम with respect to origin of
एस रेफरेंस फ्रेम, ये हो गया। यहां तक कि अच्छा फ्रेम कट गया है, फ्रेम फ्रेम से बाहर हो गया बच्चों, फ्रेम फ्रेम से बाहर हुआ, फ्रेम। ठीक है भाई, यहां तक की बातें हो गई। आर वेक्टर क्या है, जो आपका किसी टाइम टी की बात कर रहा हूं, किसी टाइम इंस्टेंट पर जो आपका एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम है, उसका ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक, अब आपका कोई पॉइंट पी है, स्पेस में कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का बेटा मैं निकालना चाहता हूं, इस पॉइंट पी का ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस वाले रेफरेंस फ्रेम से कर सकता हूं, या मैं इस वाले, तो मैं नॉन इनर्शियल से करना चाहता हूं, और इस तरीके से करना चाहता हूं कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूरा अप्लाई कर पाऊं। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, ध्यान से समझना। अब ये पी पॉइंट इज है, कुछ वेलोसिटी रखता है, कुछ एक्सेलरेशन रखता है, सारी चीजें देखेंगे। मैं पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो पी पॉइंट की पोजीशन इन एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम क्या होगी, इसको पहले करने से पहले बच्चों इतना नोट कर लो, ताकि मैं रब कर दूं उधर का। तो सारी चीजें जितनी भी बोर्ड पे लिखी स्क्रीन पॉज करिए और नोट कर लीजिए फटाक से। तो देखो बच्चों, आर प्राइम, आर प्राइम क्या है आपकी, पोजीशन ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट इन एस प्राइम फ्रेम। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट इन एस फ्रेम, एस फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल वाला एस फ्रेम, ये हो गया बेटा। अब मैं पी पॉइंट का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं एस प्राइम फ्रेम से, तो मुझे आर प्राइम से मतलब है। तो देखो, मैं आर प्राइम को क्या लिख सकता हूं, आर प्राइम इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जरा लगाओ मैथमेटिक्स, आर प्राइम क्या होगा, हाँ क्या होगा आर प्राइम। तो देखो यहां वेक्टर आर के सर पर आर प्राइम की पूछ है, तो ये दोनों मिलकर आर बना रहे होंगे। तो ऐसे लिख लेता हूं, आर वेक्टर प्लस स्मॉल आर प्राइम। तो आर प्राइम वेक्टर कितना आ गया बच्चों, वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर माइनस वेक्टर आर। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये आर वेक्टर कौन सा है भाई, एस प्राइम फ्रेम का ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो अगर इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखूंगा डी आर बाई डी टी, ये वेलोसिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ एस प्राइम फ्रेम की हो जाएगी। ऑफ एस प्राइम फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, एस फ्रेम्स ओरिजिन, ये बात हो गई बच्चों। और इसी का मैं डबल डेरिवेटिव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक, ये बात हो गई बच्चों। अब हम क्या करा, डिफरेंशिएशन कर दिया, डी आर बाई प्राइम बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी माइनस डी आर वेक्टर बाई डी टी, दोबारा कर दिया तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव करने पर। ये क्या हो गया, ये हो गया पी, पी पॉइंट का एक्सेलरेशन इन ओ प्राइम फ्रेम। ये क्या हो गया, डी टू आर बाई एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट इन एस प्राइम फ्रेम। और आपका डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ, बेटा थोड़ा सा इसमें ज्यादा समझने की चीजें, पर ये चीजें समझने से कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं अपने, तो जरूर देखें इसको। ये क्या हो गया, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ पी पॉइंट इन एस फ्रेम। और आपको ये मैंने बता ही दिया कि ये क्या हो गया, तो हम लिख रहे हैं ए प्राइम, दैट इज ए प्राइम ऑल्सो, और दैट इज ए प्राइम
इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको मैंने कह दिया ए वेक्टर, एक्सेलरेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ एस प्राइम फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अब बेटा अगर मैं इसमें फोर्स देखूं, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है साहब फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम ए माइनस एम ए। आप देखें तो आपका क्या है, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो सिंपल एम ए फोर्स लग रहा है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करोगे तो जो एक्सेलरेशन होगा इसका, या इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, वो एक तो इनर्शियल, एम ए कौन सा फोर्स है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लग रहा है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जैसे आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में फोर्स लिखना चाहेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो जिसकी डायरेक्शन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, पहली डेफिनेशन में लिखा है, ध्यान से देखना। तो ये हो गया आपका फिक्सिशियस फोर्स, सीडो सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। तो बेटा ये आपका सीडो फोर्स इस तरीके से आता है, इसे इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं, रियल फोर्स नहीं होता। सारी कहानी डिस्कस कर ली, आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि किस तरीके से सीडो फोर्स की हेल्प से हमारे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। तो जानेंगे, चीटा बैठा बैठा के, चीटा बैठा बैठा के सवाल करेंगे, तो जल्दी से नोट करो इसे। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, कहीं कोई डाउट है जरूर कमेंट में कहना बच्चों, ठीक है, कमेंट में बताना मुझको कि कहीं ये डाउट है या वो डाउट है। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।